ये सफेद भेड़िया इंसानियत को खत्म कर सकता है। सुनकर यकीन नहीं होता? कोई नहीं, इस वीडियो के अंत तक हो जाएगा। एक बार जरा इस वीडियो को देखें जिसमें आप 3 सफेद डायर वुल्फ यानी भेड़ियों को देख सकते हैं। पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इनको आज पृथ्वी पर जिंदा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले आइस एज में पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े मैमथ जैसे जीवों का शिकार करने वाले ये मिस्टीरियस भेड़िए आज से 12,000 साल पहले ही पृथ्वी ने खुद मिटा दिए थे, पर फिर ये दोबारा से जिंदा हुए। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या वाकई में डायर वुल्फ ही हैं? और क्या इस तरह हम दूसरे एक्सटिंक्ट एनिमल्स जैसे कि डायनासोर्स को भी वापस ला सकते हैं? और ये जो साइंटिस्ट ने डी एक्सटिंक्शन करना शुरू किया है, इसके नतीजे क्या होने वाले हैं? क्योंकि ज्यादातर साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी को एक श्राप बता रहे हैं जो इंसानियत को आने वाले समय में हमेशा के लिए मिटा कर रख देगा। 10,000 years ago, a howl was lost to time. But today it returns. बीस 20,000 साल पहले बर्फ से ढकी एक ऐसी धरती जहां इंसान का नामो निशान नहीं था। सिर्फ जंगल थे और सफेद पहाड़ थे, और इन पहाड़ों पर राज किया करते थे डायर वुल्फ्स। ये नॉर्मल भेड़ियों से कहीं ज्यादा बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक थे। ये था प्लीस्टोसिन इपोह का समय, जो करीब 25 लाख साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 12,000 साल पहले खत्म। डायर वुल्फ इंसानों से लाखों साल पहले से इस धरती पर मौजूद थे। उनका शरीर 80 किलो तक वजनी होता था। उनके दांत इतने ताकतवर थे कि वो हड्डियों का चूरा बनाकर रख दें। वो झुंड में रहा करते थे, परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड प्रीडेटर्स बनकर, और उनकी शिकार करने की रणनीति बिल्कुल सिंपल थी। पहले शिकार को चारों तरफ से घेरना, फिर उसका दम घोंटना, और फिर सब मिलकर उस पर टूट पड़ते थे। उनका हर हमला ऐसा हुआ करता था जैसे कि उन्होंने किसी युद्ध की ट्रेनिंग ले रखी हो। लेकिन वो सिर्फ एक शिकारी नहीं थे, वो इस धरती के डीएनए का हिस्सा थे। उनकी उपस्थिति इस धरती के लिए एक चमत्कार और एक वरदान के बराबर थी, क्योंकि वो जंगलों को बैलेंस रखा करते थे, बीमार जानवरों को पहले मारा करते थे। इससे पूरा इकोसिस्टम बहुत हेल्दी रहता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी, मौसम बदलने लगे, और उनके शिकार वो विशालकाय जानवर जैसे कि वूली मैमोथ, जायंट स्लॉथ और आइस एज के घोड़े एक एक करके गायब हो गए। अब सिचुएशन ये आ गई थी कि डायर वुल्फ्स भूख से तड़प रहे थे। उनकी ताकत, उनकी गुर्राहट, उनके ये नुकीले दांत किसी काम के ही नहीं रहे, और इस तरह शुरू हुई एक दर्दनाक प्रोसेस, एक्सटिंक्शंस ऑफ डायर वुल्फ्स। डायर वुल्फ्स ये कभी जंगलों के राजा हुआ करते थे, लेकिन अब उनके झुंड छोटे होने लगे। समय बीतता गया और आखिरी डायर वुल्फ ने अपनी आखिरी सांसें ली, शायद अकेले, शायद बर्फ में दबी हुई एक सन्नाटे से भरी हुई पहाड़ी पर। ना शिकार, ना साथी, बस एक आखिरी सांस। और इसी के साथ पृथ्वी ने एक और प्राचीन प्रजाति को अपने इतिहास से मिटा दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। हजारों साल बाद जब इंसानों ने इस धरती को खोदना शुरू किया तो उन्हें कुछ मिला, कुछ हड्डियां और कुछ खोपड़ियां, और उन्हीं में छुपा हुआ था डायर वुल्फ्स का डीएनए। ये डीएनए बर्फ की परतों के नीचे हजारों साल से दबा हुआ था। और इसी दिन के साथ शुरू होता है विज्ञान का एक नया अध्याय, जो कुछ लोगों के लिए चमत्कार था लेकिन कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा श्राप। डायर वुल्फ्स की डीएनए फ्रेगमेंट्स साइंटिस्ट ने निकाली एक टूथ और एक एयर बोन से। वो फ्रेगमेंट्स इतनी छोटी थी जैसे किसी किताब के पन्ने जलकर राख हो जाएं, और वो पढ़े गए, डिकोड किए गए, और फिर क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन जेनेटिक कोड्स को आज के मॉडर्न वुल्फ में एडिट किया गया। एक बहुत बड़ी जेनेटिक पजल को सॉल्व किया गया ताकि फिर से वो जीव सांस ले सके जो हजारों साल पहले ही मर चुका हो। कोलोसल बायोसाइंस नाम की कंपनी ने 3 पप्स पैदा किए, रोमुलस, रेमुस और खलीसी। दिखने में अलग अलग, व्यवहार में अलग अलग, और इनको देखकर पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि ये है दुनिया के पहले डी एक्सटिंक्ट
डायर वॉल्व्स। लेकिन इन तीनों पप्स के साथ एक सवाल ने भी जन्म लिया, क्या ये वाकई में डी एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं या फिर बस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड इल्यूजन। और इससे भी बड़ा डरावना सवाल तो ये है कि अगर हम एक्सटिंक्ट प्रजातियों को फिर से जगा सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं, तो क्या हम डायनासोर्स को भी जिंदा कर सकते हैं? क्या हम उन सभी जीवों को पृथ्वी पर वापस लाने वाले हैं जो एस्ट्रॉइड की टक्कर की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए थे? क्या हम बोन्स और फॉसिल्स की मदद से दोबारा जिंदगी बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या वाकई में ये एक चमत्कार है या फिर ये है इंसानों के इस पृथ्वी से अंत की शुरुआत? इमेजिन करो कि आप इंसानी सभ्यता के आखिरी बचे हुए इंसान हो और मरने के बाद आपके रीमेन्स किसी तरीके से फॉसिफाइड हो गए और कई लाखों साल बाद एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन के वो हाथ भी लग गए। फिर उस सिविलाइजेशन ने क्या किया, अपने नॉलेज के लिए और अपनी क्यूरियोसिटी के लिए आपके डीएनए से आपको फिर से बनाया, फिर से जिंदा किया और अपने वक्त में लेकर आए। अब तुम वापस तो लौट आए हो एक ऐसे समय में जहां पर तुम्हारा अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। तुम्हें लगने लगा कि तुम फिर से जिंदा हो गए हो, लेकिन तुम जिंदा नहीं हो, तुम कैद हो। तुम्हें देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तुम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो एडवांस सिविलाइजेशन इंसानों को फिर से जिंदा करना चाहती थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि एक एडवांस सिविलाइजेशन इंसानों के बारे में जानना चाहती थी। वो कैसे दिखते थे, कैसे बात करते थे। अब इमेजिन करो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने लगे तो तुम कैसा फील करोगे, कैसा लगेगा तुम्हें? क्या तुम खुश हो जाओगे ये जानकर कि तुम्हें दोबारा जिंदा कर दिया गया है, या फिर तुम ये जानकर डर जाओगे कि तुम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि तुम किसी लैब में रखे हुए चूहे हो? एक क्यूरियोसिटी के जवाब हो और एक जैविक प्रयोग हो। और सेम यही सवाल उठता है डायर वॉल्व्स के डी एक्सटिंक्शंस पर। तो चलो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। कोलोसल बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिकों ने डीएनए निकाला एक 13,000 साल पुराने फॉसिफाइड दांत से जो ओहायो में मिला था, और एक 72,000 साल पुरानी कान की हड्डी से जो कि आइडाहो अमेरिका में मिली थी। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग डीएनए से किसी भी जानवर का जीनोम साफ रूप से पढ़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई जानवर मरता है उसका डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। इसीलिए एंशिएंट डीएनए जो होते हैं वो टूटे फूटे सीक्रेट मैसेज की तरह होते हैं, जिनमें लाखों अरबों बिखरे हुए डीएनए लेटर्स होते हैं, जिन्हें पढ़ पाना या फिर सही तरीके से समझकर उन्हें अरेंज कर पाना साइंटिस्ट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और यही कारण है कि अभी तक यही माना जाता था कि किसी एक्सटिंक्ट एनिमल जैसे डायनासोर को वापस लाना केवल डायनासोर मूवी में या फिर साई-फाई की दुनिया में ही पॉसिबल है, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बायोटेक कंपनी का ये क्लेम है कि उन्होंने ये इम्पॉसिबल काम कर दिया है। उन्होंने इन एंशिएंट डायर वॉल्व्स के इन अरबों एंशिएंट डीएनए लेटर्स को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से समझ लिया और इन्हें आज के ग्रे वॉल्व्स के जीनोम से कंपेयर किया और समझा कि इन दोनों जीवों के डीएनए में क्या अंतर है। और फाइनली एक बहुत लंबे रिसर्च के बाद उन्होंने ये डिकोड किया कि वो कैसे इन ग्रे वॉल्व्स के डीएनए को डायर वॉल्व के डीएनए में एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए रिसर्चर्स ने एक कोट कलर जीन को मॉडिफाई किया जिसे कोरिन कहा गया, जिससे इन्हें बहुत सारा फर मिला। उन्होंने इस जीन को थोड़ा सा ट्विक भी किया जो बॉडी के साइज, कान और खोपड़ी के आकार से जुड़े थे। कुल मिलाकर टीम ने लैब में ग्रे वॉल्व कोशिकाओं के जीनोम पर 20 मॉडिफिकेशन किए। इसके बाद उन कोशिकाओं के डीएनए से भरे न्यूक्लियाई को हटाकर उन्हें डी न्यूक्लिएटेड डॉग एग सेल्स में ट्रांसफर किया गया, जो कि एम्ब्रियोस में विकसित हुए। रिसर्चर्स ने एम्ब्रियोस को सरोगेट डॉग यानी एक कुत्ते में इम्प्लांट किया, जिन्होंने सी सेक्शन के जरिए 2 जुड़वा को जन्म दिया। 2 जुड़वा नर यानी 2 डायर वॉल्व्स, रोमुलस और रेमोस, और जिनके कुछ महीनों के बाद अक्टूबर में पैदा हुई एक मादा यानी फीमेल डायर वॉल्व, जिसका नाम रखा गया खलीसी। ये नाम उसे गेम ऑफ थ्रोन्स शो के फेमस कैरेक्टर खलीसी के नाम पर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो शो था उसमें डायर वॉल्व्स को एनिमेशंस की मदद से दिखाया गया था उस शो में, क्योंकि ये उसी काल की कहानी थी जब डायर वॉल्व्स हुआ करते थे। अब जैसे जैसे ये बड़े हो रहे हैं, इनकी स्किन
और ज्यादा सफेद हो रही है, इनकी आंखें गहरी होती जा रही हैं, इनका आकार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसी उम्र के नॉर्मल सामान्य से भेड़िए उनके सामने बहुत छोटे लगते हैं। लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वाकई में ये डायर वोल्फ्स ही हैं? पेलियो इकोलॉजिस्ट जैकलिन गिल ने तो साफ साफ ये तक कह दिया है कि ये कोई डायर वोल्फ्स नहीं है, ये केवल एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। और उनका सवाल काफी सिंपल और लॉजिकल है कि क्या अगर किसी इंसान में निएंडरथल के जीन्स डाल दिए जाएं तो क्या वो निएंडरथल बन जाएगा? ये जो बायोटेक की कंपनी है, उन्होंने ये डायर वोल्फ्स पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्टेड डायर वोल्फ जीनोम से तैयार नहीं किए हैं। उन्होंने ग्रे वोल्फ की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन बुक को मॉडिफाई किया है। बजाय इसके कंपनी ने ग्रे वोल्फ की जेनेटिक इंस्ट्रक्शन बुक को इस्तेमाल किया और एंशिएंट डीएनए के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव कर दिए। और ये एंशिएंट डीएनए कहां से मिला? उन 2 सैंपल्स से जो खुदाई के दौरान में मिले थे, ओहायो और अमेरिका में। लेकिन जैसलीन का ये कहना है कि अगर किसी चीज को डायर वोल्फ कहा जाना चाहिए तो उसमें डायर वोल्फ की पूरी जेनेटिक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए। और जो कोलोसल कंपनी ने कर दिया है वो केवल एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ बनाना है। अब कंपनी का ये कहना है कि हम पूरे प्राचीन जीनोम को वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन हमने जो बनाया है ये उस प्रजाति का एक फंक्शनल वर्जन है जो उसकी जगह ले सकता है। अब ये बहस तो चलो अपनी जगह है, लेकिन इससे बड़ा और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या प्रकृति के साथ इस तरीके का खिलवाड़ ठीक है? देखो, जिस दुनिया में डायर वोल्फ्स को फिर से जिंदा किया गया है, ये वो दुनिया नहीं है जहां वो रहा करते थे, जिसके लिए वो बने थे। ना वो मौसम है, ना जंगल है, ना वो शिकार। हर चीज बहुत ज्यादा बदल चुकी है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस तरीके से डी एक्सटिंक्ट किए गए डायर वोल्फ्स को अगर खुला छोड़ दिया गया, बिना कंट्रोल के छोड़ा गया, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये वो स्पीशीज है जिसकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची है। और अगर इस चीज को पृथ्वी के इकोसिस्टम में फिर से डाला गया तो बैलेंस जरूर बिगड़ेगा, क्योंकि ये डायर वोल्फ्स कई मामलों में आज के जमाने में मौजूद प्रीडेटर्स जैसे टाइगर और लायन से कहीं ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। और इन एक्सटिंक्ट हुए डायर वोल्फ की वजह से आज के जमाने के जो जानवर मौजूद है, जो प्रीडेटर्स मौजूद है, शायद वो एक्सटिंक्ट हो जाएं, शायद उनका इस धरती से पूरी तरीके से खात्मा हो जाए। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तबाही की तरफ जा नहीं रही है, दुनिया को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। डायर वोल्फ के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, ये कई मायनों में क्रूअल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि अगला कौन? अब किसकी बारी है? डोडो की, वूली मैमथ की, या फिर सीधे डायनासोर्स की? एंड डेफिनेटली जब डायर वोल्फ को फिर से जिंदा किया गया है तो डायनासोर्स को भी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए जरूर जिंदा किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम सिर्फ एक एक्सटिंक्ट एनिमल को वापस ला रहे हैं, या हम इस दुनिया में एक ऐसी नस्ल बना रहे हैं जिसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए? क्या इंसान भगवान बनने की कोशिश कर रहा है? अब मैं तुम्हें इस वीडियो का सबसे ज्यादा डरावना पार्ट बताने वाला हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है, डायनासोर्स को भी रिक्रिएट कर लिया साइंटिस्ट ने, टी-रेक्स और एनाकोंडा जैसे जानवरों को भी उन्होंने फिर से जिंदा कर लिया और सब अच्छा चल रहा है। लेकिन इमेजिन करो ये सब सच है और डायनासोर्स को वापस ले आए हैं, लेकिन डायनासोर्स का डीएनए जिस चीज के लिए बना था, जैसे कि अर्थ की वो मैग्नेटिक फील्ड, जब वो जिंदा हुआ करते थे, जब उनका राज हुआ करता धरती पर, उस समय के पेड़ पौधे, उस समय की हवा, उस समय के ऑक्सीजन का लेवल, अब कुछ भी नहीं है। अब चीजें बहुत बदल गई हैं। तो अब डायनासोर्स क्या करेंगे? उन्हें वो दुनिया कभी मिलने नहीं वाली जो उनके डीएनए में कोडेड थी। और यहाँ से शुरू होता है वो डर जो इस इन्वेंशन को एक श्राप बनाने वाला है। और सबसे पहला डर ये है कि क्या हम एक्सटिंक्ट जानवरों को नहीं बल्कि नए राक्षसों को बना रहे हैं, नए मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहे हैं हम। अब वैज्ञानिक भले ही इस बात को स्वीकार ले कि हम एक्सटिंक्ट जानवर नहीं बना रहे, हम वैसी एक नई प्रजाति बना रहे हैं जिसका ना कभी कोई पास्ट था और शायद भविष्य में भी उसकी कोई जगह नहीं है। लेकिन जब ये जानवर बनाए जाएंगे तो ये इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की कोशिश जरूर करेंगे और हो सकता है ये बहुत तेजी से फैल जाए। ये अपने सर्वाइवल के लिए ऐसा रास्ता चुने जो शायद इंसानियत के लिए खतरा बन जाए। ये हो सकता है बहुत अनकंट्रोलेबल हो जाए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए, पुराने और नए शिकारियों की ये जगह ले लें। आप खुद सोचो, जब प्रकृति ने खुद ही इनको मिटा दिया था इन जानवरों को, तो कुछ सोच समझ कर ही मिटाया होगा। इसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं
डी एक्सटिंक्ट जानवरों को फिर से जिंदा करने का ये पृथ्वी के नियमों को दी गई सीधी सीधी एक चुनौती है। हम इवोल्यूशन की घड़ी के कांटों को फिर से उल्टा घुमा रहे हैं और ये भूल जा रहे हैं कि हर रिवाइंड की एक बहुत बड़ी कीमत होती है। और इससे भी बड़ा डर तो ये है कि क्या इंसान भगवान बनना चाह रहा है। ये जो भी इन्वेंशन हो रहा है या आगे होगा, ये सीधे सीधे नेचर के नियमों को दी गई चुनौती है और ये इंसानों के डोमिनेशन का नेक्स्ट लेवल है। मतलब अब इंसान तय करेगा कि इस पृथ्वी पर कौन सी प्रजाति जिंदा रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी। वो एक्सटिंक्ट हुए जानवरों को वापस ला सकते हैं और जो अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जानवर, शायद उन्हें वो एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। मतलब ये पूरी प्रकृति का जो इकोसिस्टम है, जिस प्रकृति का इंसान हिस्सा था, अब उसे इंसान खुद कंट्रोल करेगा। पावर अब इंसान के हाथ में होगी कि अब जंगलों में कौन कौन सी प्रजाति के जानवर रहेंगे, ये फैसला इंसान लेगा। हम म्यूटेशन, क्लोनिंग, डीएनए एडिटिंग जैसे औजारों पर वो काम कर रहे हैं जो प्रकृति के हाथ में था। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए हमको कि प्रकृति किसी की गुलाम नहीं होती। वो कभी ना कभी अपना बैलेंस खुद से बना लेती है, चाहे वो अर्थक्वेक के जरिए हो, किसी पेंडेमिक के जरिए हो, किसी बड़ी महामारी के जरिए हो, क्लाइमेट क्राइसिस या फिर किसी इकोलॉजिकल रिबेलियन के जरिए हो। तीसरा और सबसे बड़ा डर है जो मुझे ऐसा लगता है पॉसिबल है, वो है ह्यूमैनिटी का खात्मा हो जाना। एक चीनी रिसर्च में टार्डिग्रेड नाम के एक सूक्ष्म जीव को, जो कि अंतरिक्ष का रेडिएशन भी झेल सकता है, उसका एक रेडिएशन रेजिस्टेंस जीन इंसान के स्टेम सेल में डाला गया और इससे रिजल्ट ये मिला कि वो जो स्टेम सेल्स थे, वो जो कोशिकाएं थी, वो हाई डोज ऑफ एक्सरे के बाद भी जिंदा रही। मतलब हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां हम इंसानों के अंदर दूसरे प्राणियों के गुणों को ट्रांसफर करने का रिसर्च कर रहे हैं। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड या साई-फाई मूवी के प्रोजेक्ट जैसा लगता है, लेकिन जेनेटिकली इंजीनियर्ड सुपर ह्यूमंस बनने की शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरुआत केवल रेडिएशन तक सीमित नहीं है। कुछ रिसर्च सेंटर्स में नेकेड मोल रैट के एंटी कैंसर और एंटी एजिंग जीन्स को चूहों में डालकर उनकी उम्र को बढ़ा दिया गया। इस प्रोजेक्ट को इतना आगे तक बढ़ाया गया है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल इंसानों में भी ये जीन्स ट्रांसफर किए जाएंगे और इस तरह एक जीन को एडिट करके इंसानों को कैंसर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। इंसानों की उम्र शायद दुगुनी भी की जा सकती हो फ्यूचर में। और अब आता है इंसानी ताकत का वो पॉइंट, एक बहुत ही रेयर म्यूटेशन जिसे कहा जाता है मायोस्टैटिन जीन डिलीशन, जो मसल्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर देता है। इसकी वजह से जीन में कुछ बारीक से मोडिफिकेशन की वजह से चूहों में और कुत्तों में बहुत ही अनबिलीवेबल मसल्स में चेंजेस देखे गए हैं और एक केस में तो एक इंसानी बच्चे पर भी इस म्यूटेशन को देखा गया है, जिसकी वजह से वो बहुत छोटी सी उम्र में ही अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा वजन उठा पा रहा है। तो सोचो कल को कोई बड़ी टेक कंपनी, बायोटेक कंपनी अपनी एक ऐसी सेना ही बना डाले जिसके हर सैनिक का जीन एडिट हो, सब में सुपर पावर्स हो अलग अलग तरह की, जिन पर ना रेडिएशन का फर्क पड़ता हो, जिनकी मसल्स ग्रोथ भी अपने हिसाब से कराई गई हो, उनके अंदर बहुत सारे जानवरों के गुण भी हों और उनकी सेना में कुछ ऐसे जानवर भी हों जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके थे, जैसे कि टी-रेक्स। तो सोचो वो सेना कितनी खतरनाक होगी और वो जो कंपनी उस सेना को ओन करेगी वो पूरी दुनिया पर राज कर सकती है या शायद पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा भी कर सकती है। सुपर स्ट्रेंथ, रेडिएशन रेजिस्टेंस, बढ़ती हुई इंड्योरेंस, रिप्रोडक्टिबिलिटी, साइंस ने एक नई शुरुआत कर दी है और ये कोई कल्पना नहीं है। फ्यूचर में हम किसी इंसान को चीते की स्पीड दे सकते हैं, ईगल का विजन और क्रोकोडाइल जैसी स्किन भी दे सकते हैं। तो सोचो वो जो इंसान है जिसे ये सब मिलेगा, क्या वो इंसान रह पाएगा? मतलब ये कोई नई प्रजाति ही बन चुका होगा। हो सकता है फ्यूचर में हम अपने बच्चों के लिए खुद से चुनाव करें कि हमें बच्चे की ऐसी स्किन चाहिए, ऐसी आंखें चाहिए, ऐसे बाल चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज, ये सुपर पावर्स होनी चाहिए। शायद ये नया बिजनेस मॉडल है भविष्य का। शायद भविष्य में नॉर्मल इंसान होंगे ही नहीं, होंगे तो वो गरीब लोग होंगे जो इन सब टेक्नोलॉजीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब सोचो दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, डिजाइन्ड ह्यूमंस और नेचुरल ह्यूमंस। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये चीज की शुरुआत हो चुकी है। ये डायर वोल्फ वाला एक्सपेरिमेंट इन्हीं सब की शुरुआत है। भविष्य में लोग केवल पैसे से अमीर नहीं होंगे बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी कई गुना ताकतवर बनेंगे। एक सामान्य इंसान की, एक नॉर्मल इंसान की समाज में क्या जगह रह जाएगी, आप खुद सोच कर देखो। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि वो हमें वैसी शक्तियां दे रही है जैसी देवताओं के पास हुआ करती थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं उन परिणामों के लिए जो उन शक्तियों के बदले मिलने वाला है? नॉर्मल सामान्य इंसान का एक्सटिंक्शन क्या सच में होने वाला है?